कि जिले में पिछले 2 सालों में नई सरकार बनने के बाद कितना विकास हुआ, कौन कौन सी कार्य योजनाएं थी, आप लोगों की क्या अपेक्षाएं थी विकास को लेकर, वो अपेक्षाएं पूरी हुई कि नहीं, क्या चाहते हैं, क्या मूलभूत यहाँ पे मांगे हैं आप लोगों की, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर हम आपके पास आते हैं इस मंच को लेकर। और शुरुआत मैं करना चाहूँगा सुभाष जी से। सुभाष जी, माइक ले लें। सुभाष जी, पहला सवाल, जैसे कि मैंने कहा, रामानुजगंज बलरामपुर जिले को क्या मिला, क्या मिलना चाहिए था, कितना संतुष्ट है यहाँ का नागरिक, कितना संतुष्ट है यहाँ का उद्यमी? शासन का लगभग 2 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं भाजपा गवर्नमेंट की, और इन 2 वर्षों में जो हमारे रामानुजन की अपेक्षा थी यहाँ रामानुजन के, मुझे लगता है कि अभी आश्वासन ही मिला है, पूरा हो नहीं पाया। और मैं चाहता हूँ कि जैसे यहाँ हॉस्पिटल का बहुत दिक्कत है, ये बहुत बड़ा शहर है, बलरामपुर जिले का सबसे बड़ा शहर है, और यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। तो इसके लिए 1 वर्ष पहले यहाँ पर हम लोग स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल जी से मांग किए थे, यहाँ पर एक ब्लड यूनिट का व्यवस्था कर दिया जाए, 100 बेड का हॉस्पिटल यहाँ स्थापित किया गया पूर्व में, तो ब्लड बैंक हो जाए, और किडनी के लिए जो उसका डायलिसिस का होता है उसके लिए था कि 2 यूनिट बैठाया जाए। तो आश्वासन मिला, और अभी पैसा भी आ गया है, लगने वाला है, लग नहीं पाया है। तो जितना जल्दी लग जाए तो हमारे ये क्षेत्र में बहुत गरीब लोग हैं और जो इलाज बाहर जाकर नहीं करा पाते हैं, उनके लिए संभव नहीं है सर, इसलिए उनको ये लाभ मिलता, ये सबसे ज्यादा जरूरी मुझे इस समझ में आता है। बाकी तो जो कार्य हो रहे हैं, रोड का जो काम था, रोड में बहुत जोर से काम लगा है। हम आप देख रहे हैं कि जिस हिसाब से रामानुजन से बलरामपुर रोड में काम लगा है, वो बरसात के पहले पूरा हो जाएगा, ऐसे मुझे लगता है। आप तो उद्योग जगत से भी जुड़े हुए हैं, उद्यमी हैं, आपके यहाँ बॉक्साइट है, कोयला है, इतना सारा रेत है, मतलब पूरे खनिजों से भरा पूरा जो है संपदा है। आपको नहीं लगता कि एक आध कोई बड़ा उद्योग भी हो ताकि आपके यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, और अब जो उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं, उद्योग से जुड़े हुए छोटे छोटे व्यापारी, उनको भी जो है आय में वृद्धि हो? कितनी कमी महसूस करते हैं एक बड़े उद्योग की? बड़े उद्योग का तो यहाँ संभावना बहुत है। एक तो हमारे क्षेत्र में कोयला है, तो कोयले के लेकर के सरकार काम कर रही है। यहाँ से 6-7 किलोमीटर पर मितगाई है, 10-12 किलोमीटर पर पिपरोल है, ये सब कोयले का खदान है। महावीरगंज वगैरह पूरा भरा हुआ चाकी तक, तो ये 20 किलोमीटर कोयले का खदान है, और इस पर सर्वे वगैरह होकर के रिपोर्ट जा चुकी है। और मैं चाहता हूँ केंद्र में भी अपनी सरकार है, तो कोशिश हो कि जल्दी से जल्दी अगर कोयला खुल जाए तो ये इस क्षेत्र का विकास होता, और यहाँ जो बेकारी है, बेकारी समाप्त हो जाता। आपको नहीं, आप बोले नहीं कभी आप लोगों ने यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने मिलकर कि साहब कोयला हमारा ले जाते हो, बॉक्साइट हमारा ले जाते हो, तो काम भी तो हमारे लोगों को दो, उद्योग भी तो हमको दो? देखिए, काम तो सरकार कर ही रही है। अभी जो सरकार बनी है, तो एक तो ये पहला बार इनको मौका मिला। इसके पहले भी हमारे मुख्यमंत्री केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, पहले थे दिल्ली में, और उनका अनुभव भी था। और संभालने के साथ साथ जो हमारे यहाँ बहुत सा विकृति थी, जैसे हमारे क्षेत्र में सर बहुत ज्यादा धर्म परिवर्तन वाला मामला है। इस क्षेत्र में ये बॉर्डर है, छत्तीसगढ़ से लगा हुआ ये झारखंड का बॉर्डर है, तो उसमें एक बहुत अच्छा काम अभी हमारा छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट सरकार ने जो किया है कि अभी जो विधेयक पास हुआ है परसों, उसके हिसाब से धर्म परिवर्तन अब लोग नहीं कर पाएंगे, और हम अपने जो हमारे हिंदुओं की संख्या जो कम होते चली जा रही थी, आदिवासियों का, उसको रोक पाएंगे। ये बहुत बड़ा उपलब्धि है हमारे लिए, इस सरकार के लिए, इस क्षेत्र के लिए। बिल्कुल, उम्मीद यही करेंगे आप लोगों की बातें जो है सरकार तक पहुंचे। पटेल जी, मैं आपके बताना चाहता हूँ, तो आप तो अधिवक्ता हैं, ज्ञान की आपके पास जो है कोई कमी नहीं है। आपके क्षेत्र में केंद्रीय मंत्री, राज्य में मंत्री, रामसेवक पैकरा, रामविचार नेताम जी, कैसे बड़े बड़े दिग्गज लोग यहाँ पे दिए। आप उन दिग्गजों से ये नहीं पूछे कि साहब हमने तो आपको वोट दिया, आपको संसद तक पहुंचाया, आपको कैबिनेट तक पहुंचाया, आपने हमें क्या दिया? ना सेंट्रल स्कूल दिया, ना एक भी सीबीएसई स्कूल दिया,
न एक इंजीनियरिंग कॉलेज दिया, न एक मेडिकल कॉलेज दिया। कितनी कमी महसूस करते हैं इन चीजों की? ये जो अपना बलरामपुर जिला है वास्तव में पिछड़ा हुआ है, वर्षों तक उपेक्षित रहा है। सबसे बड़ी बात यहाँ नक्सल समस्या बहुत अधिक था, उससे विकास कार्य नहीं हो पाते थे, लेकिन अब वो समस्या धीरे धीरे खत्म हो गई है। छत्तीसगढ़ में भी लगभग समाप्ति की ओर है। तो सबसे बड़ी बात है कि लॉ एंड ऑर्डर का जो बिंदु था वो समाप्त हो गया। अब उसके बाद विकास कार्य होना है। अभी बलरामपुर से होकर रामानुजगंज अंबिकापुर का रेलवे लाइन का सर्वे चल रहा है, लेकिन सर्वे का जो गति है इतनी धीमी है। पटेल जी, धीमी इतनी गति है कि अंग्रेजों के द्वारा जो रेल लाइन बिछाने की जो योजना थी वो आज तक आजादी के 75 साल बाद भी नहीं बिछ पाई। आपको नहीं लगता कि बहुत ज्यादा धीमी है? लोगों का कहना है यदि 10 साल तक देश आजाद नहीं होता तो बरवाडी चिमिरी रेलवे लाइन बन गया होता। मतलब इस आजादी से तो गुलामी अच्छी है, मतलब 10 साल तक तो उसका लक्ष्य था, लेकिन अभी सर्वे हो रही है। यदि वो काम हो जाती है तो निसंदेह बलरामपुर जिले के लिए एक उपलब्धि होगी। और रहा सवाल आपने जो प्रश्न किया कि सेंट्रल स्कूल स्वीकृत हो गया है, लेकिन अभी काम चालू नहीं हो पाया है। नवोदय चालू हो गया है, आत्मानंद विद्यालय चालू हो गए हैं, शिक्षा में तो बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। लेकिन एक बात जरूर है, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज ये मणिगढ़ को मिल गया है। हम उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार शीघ्र ही बलरामपुर जैसे सुदूर पिछड़े और क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज की सुविधा देगी। मैंने बात की कि क्षेत्र में एक भी सीबीएसई स्कूल नहीं है, इसकी भी आप सोचिए ना। चलो भाई, आप सेंट्रल स्कूल ना दो, ठीक है ना, लेकिन कम से कम एक जो सीबीएसई स्कूल तो दे दो, जिससे बच्चे जो हैं पढ़ने के लिए एकमात्र जो है वहाँ पे जो स्कूल है उसमें मोटी फीस दे के जाते हैं। ठीक है, सोनी जी तो पढ़ा लेंगे अपने बच्चों को, बाकी लोगों को क्या होगा? हाँ, अभी सेंट्रल स्कूल का यहाँ मंजूर हो गया है, लेकिन प्रारंभ होना है। अब वो शीघ्र प्रारंभ हो जाएगा ऐसा लगता है। अब उसमें यह है कि शासकीय स्कूलों की गुणवत्ता उतनी अधिक नहीं है जितनी की प्राइवेट विद्यालय की है, इसीलिए थोड़ी सी परेशानी है। और ये रामानुजगंज गुणवत्ता लाने के लिए पटेल जी आत्मानंद स्कूल यहाँ पे खोला गया था। नहीं, उसका स्तर सुधार करना पड़ेगा। अच्छे शिक्षक, अच्छे उसके प्रशासक की नियुक्ति करनी पड़ेगी। पहले तो विद्यालय यहाँ शुरू हो जाए तब उसको देखेंगे। अभी नवोदय विद्यालय ठीक चल रहा है, लेकिन सेंट्रल स्कूल का सवाल है वो तो स्वीकृत है। आपसे जुड़ा हुआ एक सवाल है पटेल जी। रोज आप कोर्ट रूम जाते होंगे, आपके जज साहब जो हैं वो अभी भी किराए के भवन में बैठते हैं, ये सुनने में आया है। उनके पास खुद का भवन नहीं है कोर्ट रूम के पास? नहीं, ऐसे नहीं है। क्या है, यहाँ अचानक जो है जिला न्यायालय की स्थापना हुई है। अभी फंड आ रहे हैं। अभी क्वार्टर्स जो हैं वो कुछ बन गए हैं, कुछ बनने वाले हैं। और हमारा जो न्यायालय भवन है वो भी अभी खाली नहीं हो पाया है, जो कैंपस पूरा। और उसमें भी अब स्वीकृत हो गए, फंड भी आ गया है। भूमि पूजन होना था, लेकिन जस्टिस के किसी कारण से नहीं आने पाने वह भूमि पूजन नहीं हो पाया है। तो जस्टिस साहब खुद के लिए भवन के लिए जस्टिस की जो है वो बाट जोड़ रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं? नहीं, वो मतलब भूमि पूजन का ये एक मतलब भूमि पूजन कराना है, औपचारिक है। और वो पूरा कैंपस जो है खाली हो जाएगा। कुछ प्रोल्ट्री वालों का कब्जा है, वो खाली कर देंगे तो हम लोगों का बिल्डिंग शुरू हो जाएगा। और जिला मुख्यालय का जो भव्य भवन का जो है वो पूरा यहाँ पर बन जाएगा। और एक उसमें उपभोक्ता न्यायालय और परिवार न्यायालय, दो न्यायालय अभी आना शेष है। और मैटर जो है राज्य सरकार और हाई कोर्ट दोनों के मिला करके है, और शीघ्र ही उसमें पूरा हो जाएगा। बाकी तो ये जिला न्यायालय चल ही रहा है। चलिए, तो उम्मीद करेंगे जल्दी भवन भी मिले आप लोगों को। राजेश जी, मैं आपके पास आता हूँ। भाई, आप तो उद्योग जगत से आप भी जुड़े हुए हैं। जो रामानुजगंज बलरामपुर की जो हालत है, कितना खुश है व्यापारी उस हालत से। भाई, आपने जिला बना दिया, लेकिन जिले के लायक जो सुविधाएं होती है, ये एक जिले को क्या चाहिए? कम से कम मूलतः 2-4 बड़े उद्योग तो चाहिए, सड़कें तो चाहिए, स्कूल तो चाहिए, कॉलेज तो चाहिए। कितनी कमी महसूस करते हैं बलरामपुर रामानुजगंज जिले में? जैसा कि
बलरामपुर रामानुजन जिले का रामानुजन सबसे बड़ा शहर है और व्यवसायिक के क्षेत्र में रामानुजन को जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, जैसे मूलभूत सुविधाओं में नगरपालिका के माध्यम से दुकानें होती हैं, लगभग दुकानें बहुत सारी बनी हुई हैं। हमको लगता है कि बलरामपुर जिले में सबसे अधिक प्रतिष्ठान दुकानें नगरपालिका की यही हैं और सबसे बड़ी दिक्कत होती है बलरामपुर मुख्यालय से रामानुजगंज आने जाने में। कितने बहुत सारे व्यापारी हैं, चाहे उद्योग के जुड़े लोग हैं, बलरामपुर में निवेश करना चाहते हैं, रामानुजगंज में निवेश करना चाहते हैं, लेकिन सबसे मूलभूत सुविधा सड़क है। उस सड़क में काम लगी हुई है, थोड़ी लेट हो रही है। अगर वो काम तेजी से हो तो उद्योग जगत के लोग या बड़े व्यापारी, कॉरपोरेट व्यापारी इस जिले में निवेश करेंगे। यही मतलब एक बड़ा जो भी एक व्यापारिक प्रतिष्ठान हर जिले की एक जो है सबसे, अगर व्यापारी वर्ग से ही देखूं मैं, आम आदमी की नजर से देखूं, सबसे बड़ी उसकी इच्छा होती है एक व्यापारिक संस्थान ऐसा हो जहां पे उसकी सारी जरूरतें हो। छोटे छोटे जो व्यापारी वो भी चाहेंगे कि एक हमको ऐसा सेंटर मिले जहां हम आपके खासतौर पर वनोपज आधारित अगर जिला है तो वनोपज हम वहां पे बेच सकें, अपने तमाम जो लघु उद्योग कुटीर उद्योग के लोग हैं वो वहां से जो है वो खरीदी बिक्री कर सके। ऐसे कोई संस्थान की कमी महसूस नहीं करते कि केवल झारखंड यूपी के भरोसे रहते हैं लोग? नहीं, झारखंड के भरोसे तो रामानुजगंज और बलरामपुर जिला है ही है, सरहदी क्षेत्र है। बलरामपुर जिले में सबसे अधिक मतलब 30-40% हमको लगता है कि व्यापार झारखंड से होता है, तो झारखंड को भी हमको लेके चलना है और मूलभूत सुविधाएं जैसे कृषि कार्य के लिए आप कह रहे हैं तो ऐसी संस्थाएं खोलनी चाहिए। मन में ख्याल नहीं आता कि इससे अच्छा तो हम झारखंड में होते तो ऐसे? नहीं, ऐसी कोई कुछ नहीं आता है ख्याल में। झारखंड अलग चीज है और छत्तीसगढ़ अलग है। छत्तीसगढ़ आप औसत देखेंगे कि झारखंड से विकसित है, इसमें कोई दो मत नहीं है। विकसित तो सभी चीजों में, डीजल पेट्रोल के रेट भी ज्यादा है, वहां से डीजल पेट्रोल लाते हैं लोग। नहीं, वो अलग अलग नीति है, वाणिज्य कर की अलग अलग नीतियां हैं। वो नीति के तहत वहाँ पेट्रोल डीजल सस्ता है और यहाँ वाणिज्य नीति कुछ और है। इसमें भी सुझाव चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों से मांगा जाता है, कैट के लोगों से मांगा जाता है। आपने देखा होगा कि इस बार भी माननीय वित्त मंत्री जी ने कैट के लोगों को और आपके व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बैठा के ही बजट बनाया है। खाली डीजल पेट्रोल के अलावा धान वान भी बहुत सारे आते हैं। धान तो अब उसके बारे में मैं नहीं बताने पाऊंगा कि धान कहाँ से क्या आ रहा है। बाकी ये मालूम है कि धान जो कृषक पैदा कर रहे हैं उनको पूरा भुगतान मिल रहा है, जिससे व्यापार अच्छे से चल रहा है। व्यापार बढ़ा है, चाहे बलरामपुर को हो, चाहे रामानुजगंज का हो, चाहे जिले के अन्य ब्लॉक मुख्यालयों का है, व्यापार बढ़ा है। इसके कारण क्या मानते हैं? अगर व्यापार बढ़ा है तो मूल वजह क्या मानते हैं? मूल जो नीति है सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का जो सरकार की जो नीति है, जो कृषकों से उनके उत्पादों को खरीद रहा है और नियत समय पे भुगतान कर रहा है। भुगतान करेगा तो मार्केट में पैसा दिखेगा, पैसा दिखेगा तो व्यापार बढ़ेगा, उद्योग बढ़ेगा। मैं सोनी जी आपके पास आना चाहूंगा, शिक्षा जगत से आप जुड़े हुए हैं, तो जो बात हो रही थी यहाँ पे लोगों से, हम जब स्थानीय लोगों से बात करते हैं कार्यक्रम से पहले, कुछ जानने की कोशिश करते हैं उस क्षेत्र के बारे में, तो 3 चीजों के उन्होंने सबसे बड़ी बात कही, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क। ये 3 चीजों को लेकर उन्होंने जो कहा कि ये 3 चीजें हैं जिले की मूल समस्याएं हैं। लेकिन अगर मैं पूरे अभी तक की बात करूं तो वाकई में बलरामपुर रामानुजगंज को जो मिलना चाहिए था, बुनियादी 5 चीजों की अगर हम बात करें मूलभूत सुविधाओं की, देखिए, और सड़क से भी महत्वपूर्ण बाह्य सुरक्षा और आंतरिक शांति। किसी भी सरकार का प्रमुख उद्देश्य होता है बाह्य सुरक्षा और आंतरिक शांति, और उसमें सरकार काफी अच्छे ढंग से काम कर रही है। इसके पहले कितना अशांत था हमारा सरगुजा और कितना शांत हो गया, अभी बस्तर भी हमारा शांत हो रहा है। तो सरकार का सबसे प्राथमिक कर्तव्य होता है बाह्य सुरक्षा और आंतरिक शांति। उसके बाद दूसरे नंबर में आता है विकास कार्य। और हमारे यहाँ
बॉर्डर है। बॉर्डर से आप जैसे अभी पूछे धान आता है यहाँ, धान ही नहीं आते हैं, अपराधी भी आते हैं यहाँ, अपराध करके चले जाते हैं। हमारे इन्हीं के यहाँ कितना बड़ा डाका हुआ, लेकिन हमारे यहाँ का प्रशासन उसको पकड़ के ले आया। तो हमारा शांति और सुरक्षा कायम है, विकास कार्य भी हो रहे हैं। पटेल जी किस बात से, मतलब दोनों में से किस बात से खुश हैं कि वो अपराधी पकड़े गए या फिर जो डाका पड़ा? नहीं, अपराधी पकड़े गए उससे खुश हैं। डाका पड़ने से डाका पड़ा इस बात का दुख नहीं है कि बाहर के अपराधी आके आसानी से डकैती डाल गए? देखिए, यहाँ बहुत सारे अपराधी बाहर से आते हैं और अपराध करके चले जाते हैं, लेकिन यहाँ रामानुजगंज एक ऐसा जगह है जो यहाँ कोई भी अपराध करके बच नहीं पाता है और उसको सजा भी होता है। उन सारे अपराधियों को सजा भी हो गया, आजीवन कारावास हो गया। तो कोई छोटे मोटे अपराधी भी आते हैं तो यहाँ पकड़े ही जाते हैं। रामानुजगंज का ये पुराना परिपाटी रहा है, रिवाज रहा है। अब विकास कार्य हो रहा है। आप शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क की बात किए। शिक्षा में बहुत क्रांति आया है, मैं जैसा अनुभव करता हूं। जब हम लोग पढ़ रहे थे तो कॉलेज कहीं नहीं था, हम लोग अंबिकापुर जाते थे पढ़ने कॉलेज में। आज जगह जगह कॉलेज हो गया। आईटीआई कहीं नहीं था, अंबिकापुर था। आज जगह जगह लगभग हर ब्लॉक स्तर पर आईटीआई हो गया, बल्कि उससे भी नीचे। स्वास्थ्य सुविधाएं भी बढ़ा है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क भी बहुत बना है, बनता है, सड़क खराब होता है। पिछले महीने कोई बात बता दो, एक युवक जो है बहुत गंभीर अवस्था में आया था अस्पताल। एक युवक बहुत गंभीर अवस्था में अस्पताल लाया गया था, पिछले महीने की बात बता रहे थे कुछ लोग यहाँ पे। ऑक्सीजन के लिए तड़पते रहा, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिला, आखिरकार उसकी डेथ हो गई। देखिए, डेथ होने वाले तो डेथ होते ही, ऑक्सीजन जिसको मिलता है वो भी डेथ होते हैं। जहां सारी सुविधा है, दिल्ली के लोग भी मरते हैं और रामानुजगंज के लोग भी मरते हैं। ये केवल उस बात से जोड़ करके देखना कि ऑक्सीजन के बिना मर गया, डॉक्टर के बिना मर गया, इलाज के बिना मर गया। जहां सब कुछ है वहां भी लोग मर रहे हैं, मरने वाले को कोई नहीं रोक सकता। चलिए, आप शिक्षा विधेयक से शिक्षा की बात पूछ लेता हूँ। हाँ। जो मैं पटेल जी से पूछ रहा था कि भाई न एक भी सीबीएसई स्कूल, न केंद्रीय विद्यालय, हर जिले में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मनेंद्रगढ़ में, चाहे दंतेवाड़ा में, सब जगह मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज। आप लोग कमी महसूस नहीं करते इसमें, सोनी जी? देखिए, जब छत्तीसगढ़ राज्य, सोनी जी, मैं राम से पूछता हूँ, सोनी जी है, जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो केवल छत्तीसगढ़ के पाले में 2 ही मेडिकल कॉलेज था, बिलासपुर और रायपुर। आज सब जगह मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं और एक ही बार में सब जिलों में नहीं बनाया जा सकता है मेडिकल कॉलेज। फिर भी हमारे यहाँ बहुत सारे सुविधाएं बढ़ रहे हैं और मैं तो जैसा समझता हूं, देखिए, अपने पढ़ने के स्तर से शिक्षा में क्रांति आया है। जब हम लोग पढ़ते थे तो 5-7 गांव में 2-4 लोग कॉलेज तक पहुंचते थे। आज हर घर से कॉलेज पढ़ने वाले लोग पहुंच रहे हैं। तो सुविधाओं का विस्तार हुआ है, तभी तो शिक्षा में इतना लोग व्यापक स्तर पर प्राप्त कर रहे हैं। आपके जिले के बच्चे सीबीएसई स्कूल की बात कर रहे थे। बलरामपुर नया जिला बना है, नवोदय विद्यालय बलरामपुर में खुला है, सेंट्रल स्कूल भी खुलने वाला है। जब कोई नया बनता है तो एक ही बार में सारी व्यवस्था संभव नहीं है कि हो सके। धीरे धीरे सारा व्यवस्था हो रहा है और सभी लोग संतुष्ट हैं। पढ़ाई लिखाई से वंचित कोई नहीं हो पा रहे हैं। सब जगह प्राइवेट स्कूल भी खुल रहा है, सरकारी स्कूल भी खुल रहा है और व्यवस्था में बहुत सुधार आया है। और मैं तो कहता हूं कि शिक्षा में क्रांति आया है। नहीं सोनी जी, मैं बिल्कुल मानता हूं इस बात को, शिक्षा में क्रांति आई है। छत्तीसगढ़ पहले क्या था, अब कितने आईआईएम है, आईआईटी है, हम सब जानते हैं। हाँ। लेकिन हम बैठे हैं यहाँ पे बलरामपुर और रामानुजगंज के लिए। जी। आप लोग नहीं चाहेंगे कि आपके बच्चे अगर उनको मेडिकल की पढ़ाई करनी हो तो अपने जिले में ही करें? क्यों रायपुर जाए, क्यों नागपुर जाए? सारे लोग वही सोचते हैं कि हमारे पास हो जाए, लेकिन सभी जिलों में एक साथ मेडिकल कॉलेज खोल देना संभव नहीं है। छत्तीसगढ़ राज्य बना तो कम से कम हमारा अंबिकापुर में हमारे बच्चे जाके डॉक्टर पढ़ ले रहे हैं। इसके पहले कहाँ कोई सागर, ग्वालियर, भोपाल जा करके पढ़ते थे। अब कम से कम हमारा अंबिकापुर, हमारे बच्चे जाके कोरबा जाके पढ़ ले रहे हैं, रायगढ़ जाके पढ़ ले रहे हैं। तो उतना दूर नहीं जाना पड़ रहा है। धीरे धीरे हमारे पास तक भी आएगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। चाहते हैं ना कि हमारे पास भी आए मेडिकल कॉलेज आएगा, लेकिन एक ही बार में सभी संभव नहीं है। अब आप लोग सरकार के पास भी आर्थिक सीमाएं हैं, मर्यादाएं हैं। आप लोग यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, आप लोग आवाज उठाएंगे तभी तो आएगा। नहीं, आवाज तो हम लोग उठाएंगे, लेकिन ऐसा अप्रत्याशित मांग कर देना भी हिसाब से ही मांग करना पड़ेगा, हंसी का पात्र न बने मांग करके। चलिए, मैं सुभाष जी एक बार वापस आपके पास आता हूं। और रेलवे लाइन की बात लोग कर रहे थे, है ना, लेकिन एयर कनेक्टिविटी के मामले में आप देखिए, अंबिकापुर भी एयर कनेक्टिविटी जुड़ गया, बिलासपुर जुड़ गया, ठीक है ना, दंतेवाड़ा जुड़ गया, जगदलपुर जुड़ गया। आप लोग नहीं चाहेंगे कि यहाँ पे कम से कम एक जो है ये भी एयर कनेक्टिविटी जुड़े और यहाँ से कोई फ्लाइट, घरेलू फ्लाइट जैसी कोई सुविधा हासिल हो, हवाई पट्टी जो यहाँ पे प्रस्तावित है उसका काम आगे बढ़े?
आपने प्रश्न बहुत अच्छा उठाया है और हवाई पट्टी का जहां तक सवाल है, यहां से 8 किलोमीटर में हवाई पट्टी बन चुका है और उसका उद्घाटन भी हमारे मुख्यमंत्री रमन सिंह जी आए थे और हवाई जहाज से आए थे, उतरे थे, हम लोग स्वागत किए थे और 2-3 बार वहां पर उतरे। वहां से फिर बलरामपुर अपना मुख्यालय काम जो भी था अटेंड किया, तो उसका मेंटेनेंस नहीं है और उस पर अब ध्यान नहीं है। तो मेरा कहना है कि सबसे जरूरी इस समय जो हम लोग को लगता है और इसको हम लोग अवगत कराते रहते हैं। अभी मंत्री महोदय जी का जन्मदिन पर भी गया था, तो मैं बोला भाई सबसे पहले तो रोड ठीक करिए। भाई रोड ठीक हो जाने से हम आधा घंटा में बलरामपुर पहुंच जाते हैं, कलेक्टर के पास पहुंच जाते हैं। किसी भी शहर में आप जाइए तो किसी कलेक्टर के यहाँ पहुंचने में आधा घंटा लगेगा ही, क्योंकि डिस्टेंस रहता है। ऐसा नहीं है कि बनारस में है तो फिर कलेक्टर वहां बैठा है तो जाने में आधा घंटा लगेगा ही। अपने यहाँ जाम का समस्या नहीं, रोड नहीं है। और यही रोड आज 5 साल पहले ऐसा था कि हम लोग 20 मिनट में पहुंचते थे कलेक्टेड। यहां से 22 किलोमीटर पर है सर कलेक्टर कार्यालय, तो वो होना जरूरी था। तो वो सबसे पहले हो जाए। और जैसे यहाँ जो सबसे जो कमजोरी है, हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं, तिर्की जी हमारे बैठे हैं, यहाँ उन्होंने जो सेवा दिया यहाँ के लोग नहीं भूलेंगे, क्योंकि उस समय छोटा सा पीएचई था, फिर भी डॉक्टर साहब 12 बजे रात को भी हाफ फंड में उपलब्ध रहते थे। इसका मैं गवाह हूं। और इन्होंने कहा कि भाई चाचा यहाँ वो इसीलिए अंबिकापुर के लोगों ने डॉक्टर साहब को 10 साल तक अपना प्यार भी दिया। हाँ, नहीं तो देखिए जहां भी गए तो काम किया। सेवा करना पड़ता है। सेवा करने से पार्टी कुछ भी हो, विचारधारा कुछ भी हो, सेवा तो समाज को जाता है ना, और उसको समाज भूलता नहीं है, उसमें छाप पड़ा रहता है। तो काम अपना इतना थोड़ा सा जैसे जो होना चाहिए वो गति नहीं पकड़ रहा है। बस इतना ही मैं कहूंगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर सरकार का ध्यान जाए और हम लोग का ऐसा सुविधा हो कि हम आधा घंटा में कलेक्ट्रेट पहुंच जाएं, बलरामपुर के लोग आधा घंटा में यहाँ जिला न्यायालय पहुंच जाएं, तो हम लोग को महसूस जो संयुक्त जिला बनाया गया था वो उद्देश्य इस रोड के चलते हम लोग मार खा रहे हैं। नहीं, हमारा कोई दूरी थोड़ी है। तो 20 मिनट में बलरामपुर पहुंचे, बलरामपुर वाले 20 मिनट में यहाँ जिला न्यायालय आ जाए। तो ये चीज थोड़ा बहुत जरूरी से सीरियस लेके करना चाहिए। और हम लोग समय समय पर मंत्री महोदय कहते रहते हैं और अपने जो रमन अग्रवाल जी बैठे हैं इनको भी लगाते रहते हैं कि भाई सब हॉस्पिटल वाला आया है, सब माफी करवाए थे, तो उसको जल्दी जल्दी लगाया जाए और ताकि लोगों को लाभ मिल सके। तो रमन अग्रवाल जी को उस कुर्सी में बैठा दीजिए जहां जल्दी से लाभ दिला सके आप। अरे हम का बैठाएंगे, यहाँ के लोग ही बैठा रहे हैं। 15 साल 11-12 साल हो गया लगातार। नगर पालिका से उठा के सीधा विधानसभा भेज दीजिए। नगर पालिका का काम तो इन्होंने ठीक किया ही है। देखिए रोड आप देख लीजिए घूम करके, पानी की व्यवस्था ठीक है। नगर में पूरा कहीं भी घूम जाइए, स्ट्रीट लाइट वगैरह पूरा आप घूम लीजिए। आप 2 दिन से हैं तो आप जो उसने किया है वो दिखता है, या जो भी कोई भी करेगा वो दिखेगा। तो ये है कि भाई थोड़ा भाई, लेकिन नगर रामानुजन को ही बना देने से तो नहीं होगा, उसको जोड़ना पड़ेगा ना बाहर से। तो थोड़ा कटा हुआ महसूस हो रहा है सर। और जैसे अभी बोले हमारे राजेश जी बड़े व्यापारी हैं, अभी कुछ दिन पहले ही 8 करोड़ का डकैती इन्हीं क्या हुआ दिन में 1 बजे। अब इनसे 2 मिनट के डिस्टेंस में मेरा दुकान है यही सामने, लेकिन हम लोग को नहीं मालूम हो सका। और फिर भी छत्तीसगढ़ पुलिस ने उसको पकड़ा, ऐतिहासिक है सर। और डकैती पकड़ाते डकैत हैं, लेकिन डकैतों को जो सामान पकड़ाया वो ऐतिहासिक है। ये बहुत कम होता है जो कि पकड़ा गया। ये हमारी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ये इसी अलर्ट के चलते ये शहर बचा हुआ है और यहाँ चोरी चमारी नहीं होता। सब सामान बाहर रखा हुआ, आप घूम लीजिए, हमारा बिछड़ सीमेंट सब बाहर है, कोई रात में नहीं चुराता, कोई चोरी नहीं होता। उसका कारण है कि यहाँ लोग सब लोग मिल करके साथ में रहते हैं। वो कांग्रेस प्रचार में जरूर निकलेगा, भाजपा वाला जरूर निकलेगा, शाम को सब एक हो जाते हैं। हाँ, भैया दादा सब होते रहते, अजय बैठे हैं। ये आम आदमी के लिए बता रहे हो ना आपके भैया, इनके आपसी मतलब दिखावे की लड़ाई मत जाना, शाम को एक हो जाते हैं, रात के एक ही साथ बैठते हो। नहीं तो बैठे हैं, पूछ लीजिए ना, मैं अगर गलत बोलता हूँ तो। है कि हम तो सब ये दिन में आपको दिखाने के लिए लड़ते हैं और रात में सब एक हो जाते हैं, सुभाष जी बता रहे हैं। तो इनके झूठ मूठ की लड़ाई मत जाना, ये सब एक ही है। नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब तो करना तो सरकार को है सर। बिल्कुल, पटेल जी बता रहे हैं, सुभाष जी भी बता रहे हैं और हमारे सूर्य जी भी बता रहे थे कि केवल धान्य अपराधी भी आते हैं। राजेश जी गवाह, उनके इतनी बड़ी डकैती भी हुई है। एक वकील होने के नाते तो आप खुश हो सकते हो, चलो यार बोले नया केस मिला, लेकिन एक नागरिक होने के नाते अगर बाहर के अपराधी आके कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं
कितना दुखी होते हैं आप, या फिर एक वकील होने के नाते खुश होते हैं आप? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। केवल प्रैक्टिस क्रिमिनल थोड़े होता है, प्रैक्टिस में सिविल भी आते हैं कि है ना, रेवेन्यू भी आते हैं। एक ऐसा वकील होने के नाते खुशी होती होगी वो अलग बात है, लेकिन एक नागरिक होने के नाते दुख तो होता होगा कि यार बाहर के अपराधी आके मेरे शहर मेरे जिले में। यहाँ जो राजेश ज्वेलर्स में जो डकैती हुई थी उसमें मैं प्रोसिक्यूशन के तरफ से स्टेट किया था और सबको सजा दिलवाया, इनका माल इनको वापस दिलाया। ये सब मेरी भूमिका रही है। ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई अपराध को बढ़ावा देते हैं, ऐसी बात नहीं है। नहीं, मैं तो आप लोगों की मतलब कानून व्यवस्था की बात कर रहा हूँ कि कानून व्यवस्था कितनी बड़ी चुनौती बलरामपुर रामानुजगंज के लिए, जहां से बाहर से अपराधियों का आना बहुत आसान है। देखिए, बलरामपुर का जिला जो है वो 3 तरफ से दूसरे प्रांत से जुड़ा हुआ है। पश्चिम जाएंगे तो मध्य प्रदेश, और पश्चिम उत्तर जाएंगे तो उत्तर प्रदेश, और जस्ट यहां से पूरब जाएंगे तो झारखंड। और तो इस तरह से 3 तरफ से खुला हुआ क्षेत्र है। तो अपराधी यदि हैं तो उनको रोक पाना कठिन है, लेकिन अपराध करके न बचें ये महत्वपूर्ण है। वो हमारी बलरामपुर पुलिस जो है अभी अपराध पकड़ने में काफी आगे है। अभी आप लोगों ने टीवी में और पेपर में आपने सब चीज में आपने वो अभी चलाया अफीम खेती का। अफीम खेती देखिए, वो भी तो आपके यहाँ सबसे ज्यादा पकड़ाई है। अफीम खेती जो करने वाले लोग हैं वो झारखंड के लोग थे। ऐसा तो नहीं कि वो फसल चक्र परिवर्तन जो सरकार बार बार बोलती है फसल चक्र परिवर्तन, यही मतलब निकाल देखिए उसमें ये साफ हो गया कि खेती करने वाले व्यक्ति जो हैं वो झारखंड प्रांत के हैं। यहाँ के भोले भाले आदिवासी को बहका के उनको अंधेरे में रखकर कि हम मसाला की खेती कर रहे हैं, कुछ खेती कर रहे हैं। यहाँ देखिए एक्चुअल में अफीम क्या होता है लोगों को पता नहीं है। यहाँ करीब 26 साल पहले अफीम खेती हुई थी और उसमें अपराधी पकड़े गए, उनको सजा भी हुई। उसी तरह से सरकार जो है वो सजग है। अब अफीम क्या होता है लोगों को पता ही नहीं है। वो बोल जाए मसाला खेती कर रहे हैं, और वो आदिवासी बेचारा गांव का भोला भाला व्यक्ति, उसको पता नहीं चला कि एक्चुअल में क्या खेती हो रहा है। लेकिन जब ही प्रशासन को पता चला, प्रशासन उसको अच्छी तरह से हैंडल किया और कोई अपराधी नहीं बचा। झारखंड के, बिहार के लोगों को पकड़ के और उनको जेल में डाल दिया है। अभी रायगढ़ जिले में भी जो खेती हुई है उसमें झारखंड के लोगों का हाथ है। यानी कहने मतलब छत्तीसगढ़िया जो है वो अफीम खेती नहीं जानते हैं और वो नहीं करते हैं। इसीलिए छत्तीसगढ़ में अपराध का प्रतिशत बहुत कम है। जो भी अपराध होता है ये बॉर्डर होने का, इसलिए तो लोग बताने आए थे कि धान से ज्यादा कमाई इसमें है। नहीं, उनको पता नहीं है ना। आप लोग धान बोते हो, इसमें ये बोलो इसमें ज्यादा कमाई है करके समझाने नहीं, उनको पता नहीं। वो तो किराए में लिए थे, लीज में लिए थे, उनको पता नहीं चला। लेकिन यहाँ बलरामपुर में जो महावीरगंज में खेती हुई थी 25-26 साल पहले, उसमें ही बताया गया था कि ये जो मसाला है उसका खेती कर रहे हैं, मसाला का में अधिक प्रॉफिट होगा। सही बात है, कुछ लालच देते हैं यहाँ के लोगों को। वो लोग यहाँ भोले भाले लोग हैं, लालच में जाते हैं। उनको ये पता नहीं चला कि ये जो खेती हो रही है कोई अपराध के श्रेणी में आता है, अपराध हो जाएगा। उनको जानकारी नहीं था। एक्चुअल में इतने लोग बैठे हैं, अफीम खेती यहाँ के लोग खुद नहीं देखे। यहाँ के लोग अफीम कैसा होता है, एमपी में होता है मंदसौर नीमच तरफ, यहाँ तो होता ही नहीं है अफीम। लेकिन पटेल जी, जो हम बात कर रहे हैं बलरामपुर की जिले की बात कर रहे हैं हम, बहुत सारी चीजें सुभाष जी ने जैसे बताया, रोनी जी ने बताया कि सबसे बड़ी बात होती है कनेक्टिविटी की। भाई कनेक्टिविटी जब तक ना हो किसी शहर की, किसी देश की, किसी प्रदेश की, तो उस कनेक्टिविटी में खासतौर पर व्यापारी है, वहाँ का जो भी जो विकास है, सबसे बड़ा असर पड़ता है विकास को लेकर, कनेक्टिविटी को लेकर। केवल बलरामपुर अंबिकापुर की बात नहीं कर रहे हैं, रामानुजगंज बलरामपुर सड़क की बात नहीं कर रहे हैं, आसपास की जो भी आपकी सड़कें हैं वो सबकी हालत लगभग एक जैसी है। चिंता नहीं सताती यहाँ के एक वरिष्ठ नागरिक होने के नाते? देखिए, अब हम लोग जो देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि गढ़वा से अंबिकापुर तक 4 लेन नितिन गडकरी साहब आए थे गढ़वा में, वो साल भर पहले उन्होंने घोषणा कर दिया। और फिर अंबिकापुर से रामानुजगंज का काम चालू है। अब ये कुछ समस्या है जो कि वो जल्दी जल्दी काम नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट है।
ये काम चल रहा है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि 2026 में हमें अंबिकापुर तक की सड़क बनकर मिल जाएगी और अंबिकापुर की दूरी जो है लगभग 100 किलोमीटर पड़ेगी, जो कि 2 घंटे में हम लोग आराम से अंबिकापुर पहुंच जाएंगे। अभी कितने घंटे लगते हैं अगर अच्छे से आना अभी तो चाहें हम लोग तो इधर जाते नहीं है, हम लोग जाते हैं वाटर फकर प्रतापपुर होके जाते हैं। अभी मैं गया, पिछला हफ्ता गया तो इधर से ही गया। मतलब डॉक्टर साहब को इमरजेंसी में कोई अगर मरीज देखने आना हो हाँ। तो कम से कम 2 घंटे ज्यादा लगेंगे आने में। कोई एक तो यही स्थिति है ना। कोई डॉक्टर एक तो रमन में जाएंगे नहीं ना अभी तो। नहीं, वो तो आते हैं, तो अभी भी आए हैं। नहीं, वो तो देखिए पॉलिटिकल दृष्टि से आते हैं। हमारे मित्र हैं, वो पॉलिटिकल दृष्टि से आते हैं। तो मैं एक बार फिर राजेश जी आपके बताना चाहूंगा, कानून व्यवस्था की बात हो रही थी। भाई व्यापारी को तो सबसे बड़ी बात कानून व्यवस्था की 2 ही चीजों की जरूरत पड़ती है कि एक तो कनेक्टिविटी की बात आपने की है, कनेक्टिविटी पर हम फोकस कर ही रहे हैं। कानून व्यवस्था को लेकर भी व्यापारियों में डर सताता है कि हम जो प्रतिष्ठान है हमारे जो घर परिवार है, एक व्यापारी होने के नाते सबसे पहले नजर आप लोगों पे रहती है। कितना भय सताता है कि आसपास के जो लोग घिरे हुए हैं और खासतौर पर आपके साथ जो घटना हुई इसके बाद। केवल मेरे साथ एक घटना वाला बात नहीं है। अभी 2-2.5 महीना पहले एक बलरामपुर में भी छोटे ज्वेलर्स हैं, उनके यहाँ भी चोरी हुई थी। बलरामपुर पुलिस ने 4 दिवस के अंदर उन लोगों को पकड़ा और सभी लोग जेल में ही हैं। तो कानून व्यवस्था देखिए, अपराधी अपराध करने के लिए कह के नहीं आता है, अपराधी अपराध करके निकल जाता है और अपराधी को पुलिस प्रशासन कैसे हैंडल करती है, कब पकड़ती है, वो तो प्रत्यक्षदर्शी है। हम लोग देख रहे हैं कानून व्यवस्था अच्छा चल रहा है, पुलिस प्रशासन अपना कार्य अच्छे से कर रही है। फिर भी एक प्रतिष्ठित नागरिक होने के नाते, एक व्यापारी होने के नाते क्या क्या कमियां लगती है खुल के, क्योंकि ये मंच उसी के लिए हमने राजेश जी सजाया है। कमियां व्यापारियों को बहुत सारी जो दिक्कतें होती हैं, उसमें व्यापारियों को सुझाव चाहिए। सुझाव के लिए भी शासन प्रशासन से बहुत सारी नीति नियम बने हुए हैं। नीति नियम को उन व्यापारियों के पास पहुंचाने का कार्य, इसकी कमी हमको महसूस होती है। बहुत सारी नीतियां हैं, चोरी हुआ, डकैती हुआ, तो उनसे बचने के लिए हमको क्या सेफ्टी लेना है पहले, तो बहुत सारी नीति नियम बने हुए हैं। उनका व्यापारियों के पास अभाव है, उनको जानकारी नहीं है। उस जानकारी को हम लोगों को, चाहे प्रशासन को, व्यापारियों के पास पहुंचाना चाहिए, ताकि अगर उनके साथ कोई भी दुर्घटना होती है तो उनसे वो बच सके। बहुत सारी योजनाएं हैं। जैसे कि हमने पहले ही बात की कि भाई बलरामपुर रामानुजगंज जो है वो खनिज संपदा के हिसाब से देखें काफी जो है रिच है। भाई यहाँ पे आयरन ओर भी है, कोयला भी है, बॉक्साइट भी है, चारों तरफ जंगल से घिरा हुआ है। तो वन आधारित या कोयला आधारित या बॉक्साइट आधारित जो है, ऐसे किसी बड़े उद्योग की जो है आप लोगों को कमी नहीं खलती यहाँ पे कि बड़े उद्योग अगर भाई हमारे पास अगर खनिज संपदा है उसे उस बाहर उपयोग के लिए ले जाया जा रहा है, क्यों नहीं कहा बड़ा उद्योग लग जाए ताकि हमारे जो स्थानीय लोग हैं उनको काम मिले, उससे जुड़े हुआ काम मिले, लोगों को रोजगार मिले। मैंने पहले ही बताई थी मूलभूत सुविधा में कनेक्टिविटी। जब तक हमारे जिले में कनेक्टिविटी दूसरे प्रांतों से अच्छी नहीं होगी तो कोई भी उद्योग, कोई भी व्यापारी, कोई भी कॉरपोरेट जगत इससे परहेज करे। सबसे महत्वपूर्ण है कनेक्टिविटी। रेलवे हो, सड़क हो, हवाई हो, ये तीनों कनेक्टिविटी से जुड़ा होना चाहिए। बिल्कुल। तो 4 प्रमुख जो गणमान्य नागरिक मेरे साथ हैं इस क्षेत्र के, बातों से यह सारांश निकलता है कि खनिज संपदा की, वन संपदा की कहीं कोई कमी नहीं है। विकास कार्य भी हो रहे हैं, लेकिन जैसे कि सुभाष जी ने कहा काफी धीमे हो रहे हैं। बहुत सारी यहाँ पे जो सुविधाएं मिलने को है, लेकिन अभी भी लोग बाट जोड़ रहे हैं। कनेक्टिविटी, एयरलाइंस, हेल्थ, ऐसी सुविधाओं की बाट जोड़ रहे हैं। तो हम उम्मीद यही करेंगे इस मंच से जो बातें निकल के आई है वो जिम्मेदारों तक पहुंचे और जल्द से जल्द वो तमाम जो कमियां हैं, तमाम जो आप लोगों की अपेक्षाएं हैं वो पूरी हो सके। आप चारों ने आपको मेरे साथ समय दिया, उसके बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां इन चारों गणमान्य लोगों जिन्होंने खुलकर आपके क्षेत्र की बात कही और हर प्रमुख मुद्दे पर जो है हमारा ध्यान दिया। यही एक सेकंड रुकिएगा।